आज से हम नॉलेज हब के नाम से वीडियोस की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इन वीडियोस में हम देश और विदेश से जुड़े जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे, भले ही वो फिर आर्थिक जगत से जुड़ी बातें हों, रक्षा के मामले हों, चीन भारत का जैसे आजकल बहुत विवाद चल रहा है, विदेश जो नीति होती है हमारे देश की उससे जुड़े हुए मामले हों, या और भी जो महत्वपूर्ण हो रहा है हमारे देश में और हमारे देश के लिए जो पूरे विश्व में हो रहा है, उन सब से जो भी बातें जुड़ेंगी, जो मुद्दे होंगे, उन पर हम चर्चा किया करेंगे। कभी कभार इन वीडियोस में हम किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उससे इंटरव्यू करेंगे और कई बार उन एक्सपर्ट्स की राय लेकर और उस पूरे सब्जेक्ट का जो भी विषय हम लेंगे उसका सार आप तक पहुंचाएंगे। पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था आखिर कब सुधरेगी, जो कि कोविड-19 के बाद बहुत बुरी तरह से सिकुड़ चुकी है। तो आज हमने बहुत सारे विशेषज्ञों से बात की और जो उन्होंने हमें बताया उसके आधार पर हम ये सारा कुछ आपके साथ साझा कर रहे हैं कि कब सुधरेगी भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था। देखिए, 25 मार्च से पहला लॉकडाउन लगाया गया था जो कि 31 मई तक चला और इस दौरान निश्चित तौर से हमारे देश की आर्थिक गतिविधियां बहुत बुरी तरह से ठप हो गई। लॉट ऑफ सेक्टर्स टुक अ वेरी वेरी स्वेयर हिट। सो इफ यू टॉक अबाउट सर्विस इंडस्ट्री, जो कि हमारा आधार है, सर्विस इंडस्ट्री टुक अ वेरी बिग हिट। फूड इंडस्ट्री, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, मोर देन 50% रेस्टोरेंट्स हैव क्लोज्ड। होटल्स के रूम आज भी नहीं लग रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल्स, एजुकेशन सेक्टर, कपड़ों की दुकानें, बहुत सारी चीज़ों पर हिट लगा। अनलॉक की प्रक्रिया खुलने के बाद भी, जो कि चौथा अनलॉक के समय चल रहा है, चौथे अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, अभी भी चीज़ें पूरी तरह से पटरी पर आई नहीं है। हालांकि कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छी न्यूज़ रही, जैसे कि दोपहिया वाहनों की बहुत तेज़ी से बिक्री हुई। उसका कारण यह था कि गांव से जो लोग आते हैं शहर के अंदर, उनके पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, इसलिए ये कारण था। और भी बहुत कारण थे। कारों की बिक्री में इजाफा हुआ क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह अपने गाड़ी से जहाँ सेफ समझते थे ताकि उनको कहीं से कोरोना का संक्रमण ना हो जाए। सोने के भाव भी काफ़ी बढ़े, प्रॉपर्टी भी इस समय काफ़ी तेज़ चल रही है। लेकिन अभी भी सर्विस सेक्टर, फूड, होटल, ये काफ़ी चीज़ें बुरी तरह से प्रभावित है। मैं पिछले दिनों गुड़गांव था, मैंने वहाँ देखा गुड़गांव में कि बहुत सारी बिल्डिंग जो आईटी इंडस्ट्री की थी वो खाली पड़ी हैं। बहुत सारे मकानों पे टू लेट के बोर्ड टंगे हैं क्योंकि लोग जिनकी नौकरियाँ चली गई वो अपने मकान खाली करके चले गए हैं या फिर अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जैसे कि TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहा है कि अगले 1 साल तक उनके 75% एम्प्लॉय घर से काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खाली कर दिया होगा। तो इस तरह से अगर हम पहली तिमाही की बात करते हैं, जो पहला क्वार्टर है, तो भारत की अर्थव्यवस्था 24% घटी। मनरेगा में इतने रजिस्ट्रेशन कभी नहीं हुए जितने कि इन दिनों में हुए। तो 24% एक बहुत बड़ा GDP में का घटना बहुत बड़ी बात है। अब सवाल यह है कि क्या कारण रहेंगे और कब कब भारत की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि जैसे जैसे अनलॉकिंग की प्रक्रिया और तेज़ी से बढ़ेगी, हालांकि संक्रमण कम नहीं हो रहा है, देखिए संक्रमण कम नहीं हो रहा है, इसलिए पूरी तरह से शायद अनलॉक होना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञों का कहना है, उनका कहना है कि जैसे जैसे सरकार अनलॉकिंग की प्रक्रिया बढ़ाएगी वैसे वैसे भारत की आर्थिक व्यवस्था, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है भारत की, उसमें सुधार निश्चित तौर से आएगा। और लेकिन यहाँ पर वो एक वार्निंग कर देते हैं, एक चेतावनी देते हैं कि लोकलाइज्ड जो लॉकडाउन है, यानी कि किसी प्रदेश की सरकार का, जैसे कि वेस्ट बंगाल ने बढ़ा रखा है, बिहार ने बढ़ा रखा है, वो अगर इस लॉकडाउन को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं तो वहाँ पर आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं उनको सामान्य होने में समय लगेगा। सो द बेसिक एस्टिमेट्स ऑफ द इकोनॉमिस्ट, ऑफ द टॉप पीपल इन दिस कंट्री who are brains of economy, they feel that टोटल साल की, पूरे साल की, यानी कि 2020 जो वित्त वर्ष है उसमें -6.4% GDP का घटना निश्चित है। पहले क्वार्टर खराब गया, दूसरे क्वार्टर पर भी काफ़ी असर आएगा, तीसरे क्वार्टर में भले ही थोड़ी लेकिन कुछ पॉजिटिव GDP ग्रोथ होगी और चौथे क्वार्टर में काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ये उन्होंने कहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि ये लोकलाइज्ड अनलॉकिंग के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब और क्या होना चाहिए? देखिए, उनका ये कहना है कि जब तक केंद्र सरकार
डायरेक्ट कोई इकोनॉमी का रिवाइवल पैकेज नहीं देती। यानी कि अभी तक क्या हो रहा है, जो सहायता मिल रही है वो इनडायरेक्ट मिल रही है। मनरेगा में काम दे दिया, बैंकों में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, खाने की मात्रा बढ़ा दी, लोन का ईएमआई डिले कर दिया, ये सब इनडायरेक्ट चीज़ें हो रही हैं। हाँ, एमएसएमई के लिए, लोन्स के लिए और कुछ और स्कीमें आई हैं, लेकिन डायरेक्ट एक रिवाइवल का पैकेज इकोनॉमी के लिए देना होगा। इस दौरान में एक अच्छी बात यह है कि कम से कम भारत के कृषि क्षेत्र पर कोई इसका बुरा असर नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो डायरेक्ट इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज देना होगा। केंद्रों को और स्टेट्स को आपस में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन से चलना होगा। यहाँ पर उनको जो उनकी सोच है, जो विचारधारा है पार्टी के हिसाब से, उससे अलग हटकर और एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करना होगा। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत की सरकार को किसी तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, यानी कि एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर उनको करना होगा। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, चाहे किसी और चीज़ में करें। जब वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जब लोगों को काम मिलेगा, तो निश्चित तौर से कंजम्पशन, यानी कि लोग उस पैसे को खर्चेंगे भी। तो अगर ये कहा जाए कि निकट भविष्य में 15 दिन में, 1 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, तो ऐसा तो नहीं लगता।